everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10th and आज की जो वीडियो है हम कवर कर रहे हैं डे 13 ऑफ मैराथन एंड डे 13 मैराथन में हम चैप्टर कवर कर रहे हैं फेडरलिज्म. सो इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड फॉर MCQ आई अगेन से आपने सिर्फ NCERT रीड करनी है एंड जो क्वेश्चन इसमें कवर कर रही हूँ वो कर लो. दैट मीन अगर वो कर लोगे दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द क्वेश्चन. MCQ से शुरू कर रहे हैं बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप MCQs के लिए फिर भी NCERT रीड करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद multiple choice question. Belgium shifted from a unitary form of government. Belgium unitary form of government में किसमें शिफ्ट हुई थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नो, फेडरल गवर्नमेंट येस क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई थी, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई थी, अथॉरिटेरियन नो, नन ऑफ द अबव नो. सो द करेक्ट आंसर इज फेडरल. ऑलराइट, लुक एट द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो. ये है आपका वर्ल्ड मैप. And answer the following question. Which of the following deductions can definitely be made from the map? आप ये देख रहे हो मैप, ये बिल्कुल मैप है. ये जो रेड कलर का हुआ है दैट इज फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. ये जो रेड कलर में कंट्रीज हैं दैट इज फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन कैन डेफिनेटली बी मेड फ्रॉम द मैप? दैट अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट फेडरल कंट्री इन द साउथ अमेरिका. सो ये साउथ अमेरिका में क्या अर्जेंटीना, दिस इज साउथ अमेरिका, क्या अर्जेंटीना सबसे बड़ी फेडरल कंट्री मानी जाएगी? नहीं. ओके, जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद सेंटर. सो यस, जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद सेंटर. तो जर्मनी में स्टेट है जो पावर शेयर करती है सेंटर से. एशिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा कुछ भी नहीं है. चाइना डज नॉट हैव प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद द सेंटर. सो दिस डिडक्शन कैन डेफिनेटली बी मेड फ्रॉम द मैप. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच कंट्री फॉलो द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी कंट्री फॉलो कर रही है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना एंड श्रीलंका. कौन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना एंड श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. जब सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से तो ये कौन सी गवर्नमेंट कहलाई जाती है? वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाई जाती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following country is an example of coming together federation? Coming together federation का एग्जाम्पल बताना है. यहाँ पे USA, बाकी इंडिया, श्रीलंका, बेल्जियम जो है ये होल्डिंग टुगेदर है. बाकी के कौन से हैं? बाकी के होल्डिंग टुगेदर है. ठीक है. फिर आता है व्हाट इज द ओरिजिनली प्रोवाइडेड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनली प्रोवाइडेड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. A, 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. B, a 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. C, a single tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. D, a 4 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो फेडरलिज्म है दैट इज 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया? सेंटर और स्टेट में क्या आता है? एजुकेशन सेंट्रल में भी आती है, स्टेट लिस्ट में भी आती है. फॉरेस्ट, बैंकिंग, ट्रेड ये सारे जो है स्टेट के हैं. अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ इट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर बोर्ड. ठीक है, समझ आया. तो बैंकिंग आता है सेंटर में, फॉरेस्ट और ट्रेड आता है स्टेट में. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपने थ्योरी बतानी है फेडरलिज्म की इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. यस, ये भी करेक्ट है. शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट and the state government is the basic structure of the constitution. Yes, constitution says that कि पावर शेयर होनी चाहिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, किसी एक को पावर नहीं मिलेगी. इट इज ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. नो, इट इज नॉट ईजी टू मेक पावर चेंजेस इन दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. नो, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दिस. सो 1 and 2 आर करेक्ट. सो लेट्स सी द ऑप्शन. सो ये यही हो गया ऑप्शन ए. 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ मैच द फॉलोइंग. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो रेजिडरी सब्जेक्ट में आता है क्योंकि ना वो यूनियन में आता है, ना स्टेट में आता है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं पुलिस की. अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो स्टेट लिस्ट में आती है. ठीक है. अब पुलिस हो गया स्टेट लिस्ट में. अब एजुकेशन की बात करूँ तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा. डिफेंस की बात करूँ तो यूनियन लिस्ट में आएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इसके अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज कर सकते हैं. ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू
to the next question. Which of the following subject is not included in union list? मैं not की बात कर रही हूँ. Defense is included in union list. Foreign affairs is included in union list. Police union list में नहीं है. Banking is in union list. ये defense is in union list. Foreign affairs, banking ये सारे union list में. अगर मैं police की बात करूँ तो police is in state list. ठीक है. Which of the following subject is not included in the state list? Not included in the state list. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है. नेशनल डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में है, वो स्टेट लिस्ट में नहीं है. एजुकेशन हमारा है स्टेट लिस्ट में और एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में. सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल डिफेंस. विच एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट? तो कौन रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट करता है? यूनियन गवर्नमेंट करता है. करेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, लोकल भी नहीं करता, ऑल ऑफ द अबव नहीं करता. In India's federal system, the central and the state government have the power to legislate all those subjects which are included in the. अब इंडियन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. वो कौन सी लिस्ट में आता है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट. अगर मैं सिर्फ स्टेट की बात करूँ तो वो स्टेट लिस्ट में आता है. अगर मैं नेशनल गवर्नमेंट की बात करूँ वो यूनियन लिस्ट में आता है. ठीक है. Which of the following option prove that India is a quasi-federal state? अब इसमें से कौन सा प्रूव करता है कि इंडिया quasi-federal state है? More powers with center, yes. Residuary subjects with center, correct. Equal subjects with center and state, no. Currency and railways with center, correct. So yes, 1, 2 and 4 proves that India is a quasi-federal state. Clear? Then moving on to the next question. Next question says that the parliament can bring about a change in the power sharing arrangement between center and state government when? अब parliament पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस कब लेके आ सकती है? जो पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर कर रही है उस अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उस अरेंजमेंट में चेंजेस पार्लियामेंट ला सकती है. लेकिन कब? ये देखते हैं. इट इज़ पास बाय राज्यसभा, नो. व्हेन इट इज़ पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी, करेक्ट. जब पार्लियामेंट है वो अकेले चेंजेस नहीं ला सकती इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट. बेसिकली इट हैज़ टू बी first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. Clear? Then identify the group of states that were not created on the basis of language. कौन सी group of states थी जो language के हिसाब से नहीं बनी थी? That is Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. Clear? Which of the following states of India enjoys special power under Article 371A? अब 371A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अंडर कौन सी स्टेट है जो स्पेशल पावर इंजॉय कर रही है? दैट इज नागालैंड. क्लियर? अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन. इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल कैन शी ऑप्ट टू टेक एग्जाम? सो शी कैन ऑप्ट टू टेक एग्जाम इन 22 लैंग्वेजेस. आपकी बुक में लिखा हुआ है 21 plus Hindi, so that is 22 languages. Clear? So Hindi plus 21 languages. How many scheduled languages are recognized by the Indian Constitution? कितनी scheduled language Indian Constitution recognize करती है? 21 language beside Hindi and 22 language including Hindi. Okay. How does judiciary act as an empire in a federal nation? अब judiciary empire की तरह कैसे act करती है in a federal nation? So basically judiciary court के पास power है to interpret the constitution. So court use the power to interpret the constitution. Identify the administrative system of Indian government with the help of the following information. So with the help of the following information हमें बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो फॉलो किया जाता है. पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, करेक्ट. इट इज कॉल्ड द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट. The state government are required to share some power and revenue with them. So basically state government अपनी कुछ power और revenue भी दे रही है local government को. So इसे हम बोलेंगे decentralization. Government is giving some of its power to the local government. So that is known as decentralization. अपनी power थोड़ी बहुत किसी और को दे देना. ठीक है. So which of the following statement are true with respect to decentralization in India after 1992? अब इनमें से कौन सी statement true है with respect to decentralization in India after 1992? No seats were reserved for SC ST in the elected bodies.
ओके ये नहीं है, ऐसा नहीं है. सीट्स आर रिजर्व फॉर SC STs इन द इलेक्टेड बॉडीज. स्टेट गवर्नमेंट हैव टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज. यस, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था. इट बिकेम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. यस, इट इज मैंडेटरी फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज टू कंडक्ट इलेक्शंस. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. ऐसा नहीं है. सो 2 is correct, 3 is correct. So 2 statements are true with respect to decentralization in India after 1992. Clear? The system of Panchayati Raj involves the village, block and district level. Yes. The village and state level. No. The village, state and union level. No. The village, district and state level. So the correct answer is the village, block and district levels. Next is who conducts Panchayat elections? Panchayat elections कौन conduct करता है? State election commission करता है. तो ये रहा C part. That is state election commission conducts the Panchayat election. Okay. Now which of these is not a function of ग्राम सभा? अब इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ग्राम सभा? सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत ये फंक्शन है. अप्रूविंग द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत ये भी फंक्शन है. मेकिंग डिसीजंस फॉर द विलेज ये भी फंक्शन है. अब मैं बात कर रही हूँ नॉट की. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत. Now match the list with 1 and 2 and answer the codes below. ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की. प्राइम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर, मेयर. तो यूनियन ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर. ऑल राइट. अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में क्या आएगा? स्टेट में आएगा गवर्नर. स्टेट में क्या आएगा? गवर्नर. ये आपके डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में आपको गिवन है बहुत अच्छे से. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है मेयर और ग्राम पंचायत में आता है सरपंच. ठीक है, सो यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर एंड उसके बाद ग्राम पंचायत में आता है सरपंच. डिफाइन द टर्म फेडरलिज्म. फेडरलिज्म वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड सेंट्रल अथॉरिटी अपनी जब पावर कुछ अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट को देती है दैट इज नोन एज फेडरलिज्म. एंड बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मतलब सेंट्रल की पावर अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स है और स्टेट की अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं. ठीक है, सो दैट इज नोन एज फेडरलिज्म. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why are federations preferred these days? अभी फेडरेशन क्यों प्रेफर की जा रही है? ताकि जो भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके एंड डाइवर्स ग्रुप को हम अपनी कंट्री में अकोमोडेट कर सकें. ओके, नाउ द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. दे आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग टायर्स है गवर्नमेंट के और वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है एंड हर एक टायर की अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन है इन सर्टेन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो पावर एंड फंक्शंस है हर एक टायर के it is specified in the Constitution of India and it is guaranteed by the Constitution of India. जो fundamental provision है Constitution के वो unilaterally कोई भी change नहीं कर सकता. कोई भी level of the government चाहे वो state हो चाहे level local हो चाहे union हो वो अकेले fundamental provisions Constitution के change नहीं करता. Such changes require the consent of both the levels of the government. ठीक है, जो sources of revenue है तो अलग अलग level के कि किसको revenue कहाँ से आएगा, central को कहाँ से मिलेगा, स्टेट को कहाँ से मिलेगा, लोकल को कहाँ से मिलेगा, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of a different level of the government. The highest court जो है वो empire की तरह act करता है अगर dispute हो जाता है between the level of the government in the exercise of their respective powers. Then moving on to the next question. Next question says difference between unitary government and federal government. Unitary और federal government में क्या difference है? Unitary government में सिर्फ one level of government है, federal government में 2 और more level of government है. अगर मैं unitary की बात करूँ तो सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर. जितने भी सब यूनिट्स है दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर. फेडरल की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं है टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग. यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करूँ तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सब यूनिट्स आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और फेडरल की बात करूँ तो कोई भी सब यूनिट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोथ आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
है difference between coming together federation and holding together federation. coming together federation में क्या होता है, जो independent states आती है वो they come together to form a bigger state. और जो holding together federation है, they are form वो कब form करी जाती है, जब large country decide करती है to divide itself into its sub units. ठीक है, जो state government है वो strong है in comparison to the central government. holding together में central government is strong in comparison to the state government. coming together में बात करते हैं, all state governments have equal power. holding together में very often state governments have unequal power. फिर आपने examples बताने, USA, Switzerland and Australia, और holding together में India, Spain and Belgium. so it is very easy. then आता है next question, explain the process of power sharing among different organs of the government. मैं different organs of the government की बात कर रही हूँ, या फिर describe threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. who can make laws on the subject which are not covered under these lists, and what name has been given to such subject. next, describe the division of power between central and state government. तो ये question कैसे भी आ सकता है. clear? so yes, the process of power sharing among different organs of the country. the constitution provided a threefold distribution of legislative powers. जो legislative powers है वो तीन चीज़ों में divided है, that is union list, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट उन सब सब्जेक्ट मैटर्स पे काम करेगी जिसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस आएगा. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट. उसके बाद अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूँ तो वो उन सब्जेक्ट मैटर पे बात करेगी जो एक पर्टिकुलर स्टेट के या लोकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड एक्सेट्रा. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट. उसके बाद मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करूँ, इट includes subject of common interest like education, forest, agriculture, etc. both the union and the state government can make laws on the subject mentioned in this list. in case of a dispute, the law made by the union government will prevail. अगर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कोई भी फाइट होता है तो यूनियन लिस्ट की मानी जाएगी, उसका ही जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा. द सब्जेक्ट विच आर नॉट कवर्ड अंडर दीज लिस्ट आर लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड आर कॉल्ड रेजिडरी सब्जेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट. क्लियर? सो दिस इज हाउ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, legislative power is distributed among the three lists, that is union list, state list and concurrent list. Then moving on to the next question, which provision of Indian Constitution make India full-fledged प्रोविजन फेडरेशन. अब कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हमारी कंट्री इंडिया फुल फ्लेज फेडरेशन के अंडर आ जाती है, या फिर हमें 5 मेन फीचर्स बताने हैं विच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री. ठीक है, सो 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिया के 2 और 2 से ज़्यादा लेवल है. सो इंडिया के 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. फिर उसके बाद 3 लिस्ट है. 3 लिस्ट किस में डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट एंड रेजिडेंट कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, फिर आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोई भी लेवल अकेले चेंज नहीं कर सकता. सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है हमारी कंट्री में, जो रेवेन्यू सोर्स, जो रेवेन्यू आ रहा है सेंटर और स्टेट को, वो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सा रेवेन्यू सेंटर के पास जाएगा और कौन सा रेवेन्यू स्टेट के पास जाएगा, और ये कहाँ डिफाइन किया गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारी जो जुडिशरी है, द थर्ड ऑर्गन, दैट is completely independent. Supreme Court has given the power to settle disputes between the different levels of the government. Okay, next question is, local government have made a significant impact on Indian democracy. अब local government का बहुत significant impact है Indian democracy पे, and at the same time बहुत सारी difficulties भी हैं. So first, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी पे. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज helped to deepen democracy in our country. Next, it has increased women representation in our democratic country, and voice of women is also given importance in this in our country. Difficulties क्या है, elections are not held regularly and enthusiastically.
इन द लोकल गवर्नमेंट ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आर नॉट गिवन एडुकेट रिसोर्सेज. तो ये डिफिकल्टीज है और इम्पैक्ट में ये भी बताना है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन और वॉइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है लोकल गवर्नमेंट में. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ यूनिटरी बायस. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ यूनिटरी बायस. Support the statement with example. So the power sharing arrangement between the union and the state given in the Constitution of India clearly distribute power between the two. क्लियरली पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट और सेंटर में. इन दिस सेंस इट इज फेडरल बट द सिस्टम बिकेम यूनिटरी व्हेन द रेजिटरी पावर रेस्ट विद द यूनियन. तो यूनिटरी इंडिया यूनिटरी तब आ जाता है जब रेजिटरी पावर सारी की सारी यूनियन लिस्ट के पास चली जाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बट इट हैज द डिविजन ऑफ पावर इनटू 3 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ बट हमारे यहाँ 3 टायर है गवर्नमेंट के, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड the local government. ठीक है, each level of the government has its own jurisdiction. फिर उसके बाद वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन इन द यूनियन गवर्नमेंट जिसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर है दैन द स्टेट गवर्नमेंट. एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 97 सब्जेक्ट. जहाँ के स्टेट की बात करें, कॉन्करेंट की बात करें, इट इज़ लेस देन द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ वाई इसको यूनिटरी माना जाता है एट टाइम, नॉट एवरी टाइम, एट टाइम्स. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज द की टू द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म. अब अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी हुई है इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन. कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता एंड इट इज द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म. सो द जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट माना जाता है एंड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है इट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू सी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं. एंड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किससे रिलेटेड, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो ही डिसीजन लेते हैं ऑन दीज मैटर. क्लियर. नेक्स्ट आता है, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया. क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी इंडिया ने टू मेक श्योर कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल होए इंडिया में. वी हैव टू एक्सप्लेन दैट. सो द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री. द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया दैट इंश्योर दिस सक्सेस आर, हमारी कंट्री में लिंग्विस्टिक स्टेट है, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या लिखोगे, बहुत सारी ओल्ड स्टेट्स जो है वो वैनिश हो गई है एंड बहुत सारी न्यू स्टेट्स क्रिएट करी गई है. उनके एरियाज, बाउंड्रीज, उनके नाम चेंज करे गए हैं एंड दिस हैज डन टू इंश्योर टू मेक श्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी. क्लियर. लैंग्वेज पॉलिसी में ये बताया गया है कि इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के स्टेटस नहीं दिया गया है. हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बिसाइड हिंदी देयर 21 अदर लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेज में मानी जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये बताया गया है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया एंड 1990 के बाद बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई एंड coalition government फॉर्म होनी शुरू हुई एट दी सेंटर एंड दिस हैड लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन कब आया, 1992 में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एंड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड करी गई हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो गई. जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें पंचायत आ गई एंड म्यूनिसिपैलिटीज आ गई इन अर्बन एरियाज. क्लियर. देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया. तो ब्रीफ नोट बताना है ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया या फिर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर टू सेफगार्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस. So language policy adopted in India. No language was given the status of national language by our constitution. हिंदी को official language बनाया गया and only 40% of Indians have Hindi as their mother tongue. Beside Hindi there are 21 other. तो total हो गई 22 languages recognized total including Hindi. तो यहाँ पे 22 ही रहेगा, ये confuse मत होना, मैं erase कर देती हूँ.
वेट कंफ्यूज मत होना, मैं ये इरेज कर देती हूँ। हिंदी को मिला के 22 है, ओके हिंदी को मिला के 22 है एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अ कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन may opt to take examination in any of these languages. States have their own official language and all the government work take place in the language of that particular state. ठीक है, what is decentralization in democracy? What are the advantages of decentralization in democracy? ये बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? when power is taken away from the central and state government and given to the local government। जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन आया था क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे जो लोकल लेवल पे ही सेटल हो जाते थे एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज है जिसको बेस्ट सेटल लोकल लेवल पे ही किया जाता है एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लोकेलिटी। दे नो बेटर वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग efficiently. Beside at the local level, it is possible for people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. इससे democratically सब लोग participate भी कर पाएंगे। फिर next question आता है, explain the provision that have been made towards decentralization in India after constitutional amendment in 1992. तो जो constitution amendment 1992 हुआ था उससे related उस टाइम पे decentralization से related कुछ provisions आए थे तो उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो थर्ड टायर है गवर्नमेंट की वो और ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बना दी गई थी आफ्टर द अमेंडमेंट डन इन 1992 इन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ। ठीक है, सो मेजर स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट कर दिए गए थे, सीट्स रिजर्व करी गई थी इलेक्टेड बॉडीज में, एग्जीक्यूटिव हेड्स जो थे इंस्टीट्यूशन के लिए उनके लिए भी सीट्स रिजर्व करी गई थी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन जो थी उसमें 1/3 पोजीशन वुमेन को दी गई थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बने थे जिनको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला गया था इन ईच स्टेट सो दैट दे कैन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। और जो स्टेट गवर्नमेंट थे दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्राम सभा एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा, all the voters in a village constitute a gram sabha और function क्या है, to approve the annual budget of the gram panchayat, annual budget approve होगा, to review the performance of the gram panchayat की performance को review करी जाएगी and to elect the members of the gram panchayat। clear, तो आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ आए। सो दैट इज इट, इस चैप्टर में आपने इतने ही क्वेश्चन करने हैं एंड मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो और MCQs के लिए NCERT रीड कर लो। एंड अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड येस यू कैन रीच अस आउट ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो इफ यू नीड द PDF of these questions. So yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.